फिल्म की शुरुआत एडिलेड के उपनगरों में होती है, जहां हाई स्कूल के छात्रों द्वारा एक बड़ी हाउस पार्टी आयोजित की जा रही है। एक किशोर, जिसका नाम कोल है, भीड़-भाड़ वाले घर में अपने छोटे भाई डकेट को ढूंढ रहा है। उसे जल्दी ही पता चलता है कि उसका भाई अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ अवैध नशीले पदार्थ ले लिए हैं। घबराया हुआ कोल तुरंत ऊपर की ओर भागता है और एक कमरे में पहुंचता है, जो अंदर से बंद लगता है। वह दरवाजा तोड़ता है और देखता है कि डकेट बिना शर्ट के घायल अवस्था में बिस्तर पर बैठा है और अस्पष्ट बातें बड़बड़ा रहा है। कोल तुरंत अपने छोटे भाई को गले लगाता है और उसे घर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर कुछ बच्चे इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। यह देखकर कोल गुस्से में आ जाता है और उनसे रुकने के लिए कहता है। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के डकेट पास की एक चाकू उठाकर अपने बड़े भाई को मार देता है। पार्टी में आए लोग सदमे में भागने लगते हैं और डकेट फिर अपने ही चेहरे पर चाकू मारता है। उधर उसी शहर में एक हाई स्कूल की छात्रा मिया अपनी मां की मौत की दूसरी वर्षगांठ पर शोक मना रही है। यह खुलासा होता है कि उसकी मां की मृत्यु नींद की गोलियों की अधिक मात्रा लेने के कारण हुई थी। मिया अपने पिता मैक्स से नाराजगी रखती है, यह मानते हुए कि उसने उसकी मां को बचाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया। अपने पिता से बचने के लिए वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर जाने का फैसला करती है। जेड के घर जाते वक्त मिया जेड के छोटे भाई राइली को भी अपने साथ लेती है। कुछ ही देर में वे मंजिल पर पहुंचते हैं और मिया तुरंत जेड से मिलने के लिए दौड़ती है, लेकिन जेड अपने नए बॉयफ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है। यह पता चलता है कि मिया जेड, राइली और उनकी मां सू को अपने परिवार की तरह मानती है। बाद में दोनों लड़कियां एक वीडियो देखती हैं जिसमें उनका एक स्कूलमेट एक पार्टी में किसी आत्मा से पजेस्ड होता दिख रहा है। जेड कहती है कि यह वीडियो नकली है, लेकिन मिया इसमें रुचि लेती है और खुद यह देखना चाहती है। मिया उस पार्टी में जाना चाहती है क्योंकि वह अपनी मां की पुण्यतिथि पर दुखी महसूस कर रही है और अपना ध्यान भटकाना चाहती है। जेड अनिच्छा से सहमत हो जाती है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त की खातिर, और इसलिए भी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी वहां होगा। जब सू अपने कमरे में सो रही होती है तो लड़कियां राइली के साथ घर से चुपके से निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद वे पार्टी में पहुंचते हैं और जेड के नए बॉयफ्रेंड डेनियल से मिलते हैं, जो मिया का पूर्व प्रेमी भी है। तीनों के बीच अतीत की थोड़ी असहजता के बावजूद वे अच्छे दोस्त बने हुए हैं। कुछ समय बाद उनके दो स्कूलमेट्स हेली और जोस उन्हें एक खेल दिखाते हैं जिसका नाम टॉक टू मी है, जिसे हर कोई खेल रहा है। यह एक तरह का ऑइजा बोर्ड जैसा खेल है, लेकिन इसमें एक अजीब सा संरक्षित हाथ होता है। हेली बताती है कि यह हाथ कभी एक मानसिक माध्यम का था और अब इसका इस्तेमाल एक अलौकिक आत्मा को बुलाने के लिए किया जाता है। जब यह तय करने की बात आती है कि इसे पहले कौन आजमाएगा, तो मिया स्वयं सेवक बनती है। जोस फिर उसे कसकर कुर्सी से बांध देता है, जबकि हेली समझाती है कि आत्मा को बुलाने के बाद 90 सेकंड के भीतर खेल बंद करना होगा, वरना आत्माएं शरीर छोड़ने से इनकार कर देंगी। इसके बाद वे मोमबत्ती जलाते हैं और मिया को हाथ पकड़ने के लिए कहते हैं और टॉक टू मी बोलने का निर्देश देते हैं। कुछ ही सेकंड में मिया को एक बूढ़े आदमी की भूतिया आकृति दिखाई देती है, जो उसे अंदर से डरा देती है। उसके दोस्त उसे हाथ छोड़ने के लिए कहते हैं, जो मिया तुरंत कर देती है। मिया अपने अनुभव के बारे में बताती है और सभी उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। इसके बाद मिया फिर से हाथ पकड़ती है और इस बार उसे एक डरावनी महिला की भूतिया आकृति दिखाई देती है। हेली उसे भूत से कहने का निर्देश देती है, मैं तुम्हें अंदर आने देती हूं। लेकिन जैसे ही मिया ऐसा कहती है, उसका सिर पीछे की तरफ झटके से मुड़ जाता है और ऐसा लगता है कि वह दम घुटने से जूझ रही है। यह देखकर जेड डर जाती है और तुरंत खेल को रोकने की मांग करती है। 1 मिनट बाद मिया का दम घुटना बंद हो जाता है और वह सिर नीचे कर लेती है, लेकिन अब उसकी आंखों की पुतलियां चौड़ी और काली हो चुकी हैं और वह डरावनी आत्मा के प्रभाव में आ चुकी है। कुछ ही देर में मिया डरावने अंदाज में बोलने लगती है और पागलों जैसा व्यवहार करने लगती है। वह राइली की ओर इशारा करते हुए कहती है, उन्हें तुम बहुत पसंद हो, जो राइली को डरा देता है। जब टाइमर 90 सेकंड तक पहुंचता है तो जोस मिया को हाथ से दूर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसे छोड़ने से इनकार कर देती है और चिल्लाते हुए राइली से भागने के लिए कहती है। अंततः हेली और जोस मोमबत्ती बुझाकर मिया का डरावना संपर्क हाथ से तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि पूरा खेल 90 सेकंड से बहुत लंबा चला। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि मिया ठीक है और इसके बाद बाकी सभी बारी बारी से आत्मा से प्रभावित होते हैं। बाद में राइली उत्सुकता से मिया से पूछता है कि आत्मा से प्रभावित होना कैसा महसूस हुआ, तो मिया जवाब देती है, यह अद्भुत था। मिया को इस दानवी कब्जे के खेल में इतना मजा आया कि यहां तक कि डेनियल भी इसे आजमाने के लिए तैयार हो जाता है। जेड, जो अपने बॉयफ्रेंड को खुश रखना चाहती है, हेली से पूछती है कि क्या वे आज रात उसके घर पर भी यह खेल कर सकते हैं, और हेली सहमत हो जाती है। अगले सीन में जेड, मिया, डेनियल, राइली और राइली के कुछ दोस्त सू को यकीन दिलाते हैं कि वे कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं, बस एक सामान्य बैठक है। जब सब इकट्ठे होते हैं और हाथ तैयार होता है तो डेनियल तुरंत रिचुअल शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। जिस आत्मा का कब्जा उस पर होता है वह बहुत जंगली होती है। वह शुरुआत में कहती है कि उसे जेड में कोई दिलचस्पी नहीं है और फिर उसके कुत्ते के साथ रोमांटिक रूप से व्यवहार करने लगती है। बाकी किशोर इस अजीब व्यवहार से घृणा और मनोरंजन दोनों महसूस करते हैं और डेनियल का वीडियो बनाते हैं। जब वे उसका आत्मा से संबंध तोड़ते हैं तो वह शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन बाकी लोग बस शुरुआत कर रहे होते हैं। वे बारी बारी से आत्मा का सामना करते हैं और यहां तक कि डेनियल भी एक और बार कोशिश करता है। जब राइली अपनी बारी मांगता है
तो बाकी लोग उसे मना कर देते हैं क्योंकि वह अभी बहुत छोटा है। मिया जेड को मनाने की कोशिश करती है कि वह अपने भाई को एक मौका दे, लेकिन जेड अभी भी मना कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप दोनों भाई बहनों के बीच बहस हो जाती है और जेड थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। डेनियल उसके पीछे जाता है। जेड और डेनियल की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर राइली मिया से विनती करता है कि वह उसे एक मौका दे, जिसके लिए मिया सहमत हो जाती है। लेकिन मिया स्पष्ट करती है कि यह खेल केवल 50 सेकंड तक चलेगा, सामान्य 90 सेकंड के बजाय। बाकी लोग सहमत हो जाते हैं और राइली को कुर्सी से बांधकर रिचुअल शुरू किया जाता है। शुरुआत में राइली मिया से माफी मांगता है, लेकिन अचानक उसकी हालत बदल जाती है, जैसे कि उसकी मां की आत्मा ने उसे घेर लिया हो। वह अपनी मौत के बारे में बात करती है और मिया को बताती है कि उसे उसकी बहुत याद आती है। तभी हेली उन्हें याद दिलाती है कि 50 सेकंड हो चुके हैं, लेकिन मिया जो अपनी मां से जुड़ा महसूस कर रही है और समय मांगती है। जब टाइमर खत्म हो जाता है तो बाकी लोग कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थिति भयानक मोड़ ले लेती है। राइली की आत्मा अचानक हकलाने लगती है और फिर हिंसक रूप से उसका सिर मेज पर पटक देती है। वह उसे खींचकर एक कैबिनेट की ओर ले जाती है और बार बार उसका सिर उस पर मारती है जब तक कि वह बुरी तरह से खून बहाने नहीं लगता। चीखें सुनकर जेड और डेनियल कमरे में वापस आते हैं और राइली की हालत देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। सबकी मिलीजुली कोशिशों से आखिरकार राइली का हाथ छुड़ाया जाता है। इस भयानक घटना के बाद राइली को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। इस आघात का गहरा असर सब पर पड़ता है और वे सभी पुलिस द्वारा पूछताछ के द्वार से गुजरते हैं। इस घटना के बाद गिल्ट रिडन मिया खुद को अलग थलग रखने के लिए अपने घर लौट जाती है। कुछ दिनों बाद मिया अस्पताल में राइली से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन जेड उसे दूर जाने के लिए कहती है। इससे मिया का दिल टूट जाता है और वह जाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उसे खिड़की में अपनी मां की परछाई दिखती है जो बाथरूम की ओर जा रही होती है। मिया उसका पीछा करती है और अपनी मां की आवाज सुनती है जो मदद की गुहार लगा रही होती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। इससे मिया और ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अजीब ढंग से व्यवहार करने लगती है। मिया की हालत देखकर डेनियल उसकी मदद के लिए आता है और उसे घर छोड़ने की पेशकश करता है। जब वे मिया के घर पहुंचते हैं तो मिया उससे निवेदन करती है कि वह रात भर रुक जाए, क्योंकि वह बहुत उदास महसूस कर रही है। डेनियल पहले तो हिचकिचाता है, खासकर जेड के साथ अपने रिश्ते को लेकर, लेकिन मिया उसे आश्वस्त करती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं और वह सचमुच अकेली नहीं रहना चाहती। आखिरकार डेनियल मान जाता है, लेकिन यह साफ है कि मिया के दिल में अभी भी डेनियल के लिए भावनाएं हैं। उस रात मिया अचानक एक डरावने सपने से जाग जाती है जिसमें वह अपनी मां की मौत देखती है। वह फिर एक बूढ़ी औरत की आत्मा को डेनियल के पास जाते हुए देखती है जो उसके पैरों की उंगलियों को चूस रही होती है। मिया डर के मारे चिल्लाती है और डेनियल को जगाती है, लेकिन जब डेनियल जागता है तो वह मिया को देखता है जिसके सफेद पुतलियां हैं और वह खुद ही उसके पैर की उंगलियां चूस रही होती है, न कि कोई आत्मा। यह देख डेनियल डर जाता है और तुरंत मिया के घर से भाग जाता है। मिया खुद को पागलों की तरह पीटती है और चीखती है और फिर दिखाती है कि उसके पास वह हाथ है जिसे वह अपने बैग में छुपाकर लाई थी। वह फिर से रिचुअल करके अपनी मां को बुलाने की कोशिश करती है और आश्चर्यजनक रूप से यह काम कर जाता है। उसकी मां, जिसका नाम रिया है, मिया के सामने प्रकट होती है और उसे बताती है कि उसने खुद को मारने का इरादा नहीं किया था, वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। रिया मिया से आग्रह करती है कि वह राइली को बचाने में मदद करे क्योंकि वह अभी बहुत दर्द में है। इसके बाद रिया प्यार से अपनी बेटी को गले लगाकर सुला देती है। इस बीच जेड अस्पताल में अपने भाई राइली के पास होती है जब अचानक राइली फिर से आत्मा के कब्जे में आ जाता है और खुद को काटने लगता है। वह बाथरूम में बार बार अपना सिर दीवार से मारता है। यह भयानक स्थिति तब रुकती है जब जेड मदद के लिए चीखती है और एक नर्स आकर हस्तक्षेप करती है। अगले दिन मिया उन दोस्तों से मिलने जाती है जो कुछ दिनों पहले पार्टी में थे। जेड बताती है कि उसका भाई राइली बार बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस पर जॉस एक चौंकाने वाली बात साझा करता है। दरअसल जिस व्यक्ति ने डकेट को वह अभिशप्त हाथ दिया था, उसने इसके भयानक साइड इफेक्ट के बारे में बताया था। अगर कोई व्यक्ति आत्माओं के कब्जे में रहते हुए मर जाता है तो वे आत्माएं उस व्यक्ति के शरीर को हमेशा के लिए रख लेती हैं। यही कारण है कि राइली के अंदर की आत्मा उसे मारने की कोशिश कर रही है ताकि वह उसके शरीर पर कब्जा कर सके। इसके बाद समूह डकेट के भाई कोल को ढूंढता है और उससे मिलने की व्यवस्था करता है, लेकिन कोल बात करने के मूड में नहीं होता। उसे लगता है कि जोस ने उसके भाई का फायदा उठाया और जब हालात बिगड़ गए तो उसे अकेला छोड़ दिया। समूह उसकी स्थिति को समझता है और राइली की स्थिति के बारे में बताता है, जिससे कोल अंततः जानकारी साझा करने के लिए राजी हो जाता है। वह बताता है कि जितनी देर आत्माएं राइली के अंदर रहती हैं वे कमजोर होती जाती हैं, इसलिए उसका सुझाव है कि वे बस इंतजार करें। हालांकि मिया को कोल की इस इंतजार करो और देखो वाली सोच पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि उन्होंने राइली का आध्यात्मिक संबंध सही ढंग से बंद नहीं किया क्योंकि उन्होंने उसकी रस्म के बाद मोमबत्ती नहीं बुझाई। इसलिए वह किसी भी तरह से राइली को उस बुरी आत्मा से मुक्त करने का संकल्प लेती है। समूह भी उसके साथ सहमत होता है और वे सभी अस्पताल पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे रस्म पूरी करने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआती प्रयास असफल हो जाते हैं, जिससे मिया को एक नई योजना बनानी पड़ती है। अब वह रस्म का उपयोग करके राइली की आत्मा से बात करना चाहती है, जिसे वह उसके शरीर से अलग मानती है। लेकिन रस्म के दौरान वह एक अजीब लड़की की आत्मा से मिलती है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। यह लड़की उसे उस जगह ले जाने की पेशकश करती है जहां राइली की आत्मा है। राइली को बचाने के लिए बेताब मिया उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है
और खुद को आत्माओं की दुनिया में पाती है। वहां वह देखती है कि राइली कई आत्माओं से घिरा हुआ है और वे उसे परेशान कर रही हैं। तभी उसके 90 सेकंड खत्म हो जाते हैं और उसके दोस्त उसे वापस वास्तविक दुनिया में खींच लेते हैं। मिया अपने अनुभव की खौफनाक कहानी दोस्तों को बताती है और वे निष्कर्ष निकालते हैं कि इस समय कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए वे अलग अलग चले जाते हैं। जब मिया घर लौटती है तो उसका पिता मैक्स उससे मिलने आता है और रिया, मिया की मां, की मौत के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश करता है। वह बताता है कि मरने से पहले उसकी मां ने कुछ ऐसा छोड़ा था जिसे वह मिया को दिखाने से डर रहा था। फिर वह रिया का सुसाइड नोट पढ़ता है जिससे यह पुष्टि होती है कि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं थी। यह सुनकर मिया फूट फूट कर रोने लगती है और उसका पिता उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। तभी मिया को अपनी मां की आत्मा सामने दिखाई देती है जो उसे बताती है कि वह सुसाइड नोट नकली है और उसने अपनी जान नहीं ली थी। मिया डर और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है जहां उसकी मां की आत्मा उसे बताती है कि मैक्स ने झूठा नोट लिखा था और जो आदमी वह नीचे देख रही थी वह उसका असली पिता नहीं था। इसी बीच मैक्स दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन रिया की आत्मा मिया से कहती है कि वह एक बुरी आत्मा है जो उसके पिता का रूप धारण कर रही है। वह यह भी बताती है कि राइली बहुत पीड़ा में है और उसे केवल मौत के जरिए ही मुक्ति मिल सकती है क्योंकि वे आत्माएं उसे कभी नहीं छोड़ेंगी। यह सब होते होते बुरी आत्मा जो मैक्स का रूप धारण किए हुए है दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और मिया का गला घोंटने की कोशिश करती है। असली मैक्स, जो अभी भी नीचे के कमरे में होता है, अपनी बेटी के कमरे से आने वाली जोरदार आवाजें सुनता है। वह तेजी से ऊपर आता है और कमरे में प्रवेश करता है। तभी मिया कैंची उठा रही होती है, लेकिन जैसे ही वह कैंची उठाती है आत्मा अचानक गायब हो जाती है और मिया गलती से अपने असली पिता की गर्दन में कैंची घोंप देती है। इस बिंदु पर मिया अपनी मां की आत्मा द्वारा इतनी अधिक हेरफेर की जा चुकी होती है कि वह इस घटना से बहुत ज्यादा चौंकती भी नहीं है। कुछ समय बाद मिया जेड को फोन करके बताती है कि उसके पास राइली को बचाने का एक तरीका है। जेड, जो मदद के लिए बेताब होती है, अपने भाई को छोड़कर मिया के घर की ओर रवाना होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि मिया की असली मंशा राइली के साथ अकेले रहने की होती है। जब मिया अस्पताल पहुंचती है तो वह देखती है कि राइली पर धीरे धीरे उन दुष्ट आत्माओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मिया को लगता है कि उसके कष्ट को समाप्त करने का एकमात्र तरीका उसकी जान लेना है। वह उसे खून से सनी कैंची से मारने की तैयारी करती है, लेकिन आखिरी क्षण में पीछे हट जाती है। इस बीच जेड मिया के घर पहुंचती है और वहां खून से लथपथ मैक्स को गंभीर हालत में पाती है। भयभीत होकर वह तुरंत अपनी मां को फोन करती है और एम्बुलेंस भेजने के लिए कहती है। फिर वह राइली की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर अस्पताल की ओर भागती है। कुछ देर बाद जेड मिया को अपने भाई को व्हीलचेयर में ले जाते हुए देखती है और उसे चुपचाप फॉलो करती है। मिया, जो अपनी मां की आत्मा द्वारा नियंत्रित हो रही होती है, राइली को सड़क पर आने वाले ट्रैफिक में धकेलने की योजना बना रही होती है। जैसे ही वह व्हीलचेयर का नियंत्रण छोड़ती है, जेड पीछे से कूदकर मिया को धक्का देती है, जिससे मिया खुद सड़क के बीचों बीच गिर जाती है और एक वाहन उससे टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद मिया घायल अवस्था में सड़क के बीचों बीच जागती है। वह उठती है और देखती है कि जेड सड़क के किनारे उसके भाई को पकड़कर खड़ी है। अगले दृश्य में मिया फिर से अस्पताल में होती है, लेकिन सब कुछ उसे अवास्तविक और विकृत लगता है। राइली, जो अब चमत्कारिक रूप से ठीक हो चुका है, अपने परिवार के साथ अस्पताल से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर मिया मैक्स को गलियारे से गुजरते हुए देखती है, लेकिन वह उसे पहचानता तक नहीं। उसे लगता है कि वह अकेली होती जा रही है क्योंकि कोई उसे देखता भी नहीं है और यहां तक कि वातावरण भी धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगता है। तभी एक झिलमिलाती हुई रोशनी उसकी नजरों में आती है। वह उसके पास जाती है और वहां एक मोमबत्ती देखती है जिसमें से एक हाथ निकल रहा होता है। जिज्ञासावश मिया उस हाथ को छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह हाथ को पकड़ती है वह अचानक एक अपरिचित जगह पर पहुंच जाती है जहां कुछ आदमी उसे देख रहे होते हैं। हाथ पकड़ने वाला आदमी धीरे से कहता है, मैंने तुम्हें अंदर आने दिया, जिससे एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। मिया उस सड़क दुर्घटना में मर चुकी थी और अब वह खुद एक आत्मा बन चुकी है।